नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा तामकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे बीए फर्स्ट ईयर का बीए फाइनल का फर्स्ट पेपर लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में आज हम पढ़ाएंगे लोक निगम के लाभ और दोष। इससे हमें लाभ क्या होते हैं और क्या इनके दोष होते हैं, तो आइए इन्हें समझते हैं। जैसे लोक निगम आधुनिक संगठन का महत्वपूर्ण भाग है। लोक निगम की अपनी विशेषता तथा प्रशासन पर प्रभाव है। लोक निगम के अपने लाभ हैं जिन्हें हम कई भागों में बांटते हैं। जैसे प्रबंधकीय लाभ। लोक निगम का जन्म संसद के एक ऐसे विधेयक के द्वारा होता है। इसके प्रबंध एवं संचालन की रूपरेखा का अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। प्रबंधन को अपने अधिकार एवं कर्तव्य स्पष्ट रहते हैं। वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। उनको कठोर नियंत्रण से मुक्त रखा जाता है। प्रबंधक मंडल अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों को लेकर विभागीय मंत्रियों के निर्देशों पर निर्भर नहीं रहता है। इससे प्रबंध पूरी कुशलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। उनकी प्रबंधकीय कौशलता का संपूर्णता के साथ उपभोग होता है। फिर आता है वित्तीय लाभ। वित्तीय क्या लाभ होते हैं, तो लोक निगम में प्रबंधकों को पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। उनके पास वित्तीय स्वायत्तता रहती है। लोक निगम अपने कार्यों से प्राप्त लाभ को कोष में जमा नहीं करते, जो कोष में जमा किया जाता है, लेकिन लोक निगम अपने कार्यों से जो प्राप्त लाभ होता है, धन मिलता है, वह कोष में जमा नहीं करते। वे स्वयं बजट बनाते हैं, परंतु उन्हें विभागों की तरह संसद से पास नहीं करवाना पड़ता है। लोक निगम में प्रबंधक सार्वजनिक हित एवं लाभ दोनों के बीच समन्वय रखता है। वे बिना किसी दबाव के निगम के लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अतः निगमों में वित्तीय स्वायत्तता से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। फिर आता है प्रशासकीय लाभ। प्रशासकीय लाभ में आता है कि लोक निगमों में प्रशासकीय लाभ भी दिखाई पड़ता है। यहाँ पर प्रशासन से जुड़े लोगों के पास विभागीय प्रशासन की तुलना में अधिक स्वायत्तता मिलती है। निगम के प्रबंधकों की विशेषताओं की नियुक्ति का अधिकार होता है। वे इन सब का प्रयोग कर प्रशासकीय कुशलता को न केवल बढ़ाते हैं वरन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। प्रबंधक मंडल अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तें तय करने को लेकर भी स्वतंत्र होता है। इन सुविधाओं के कारण निगम योग्य सक्षम व्यक्तियों को अपने यहाँ आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ क्या होता है कि सामाजिक लाभ में लोक निगम का उद्देश्य अपने सामाजिक आर्थिक क्रियाओं को एक दिशा देना है। यह सामाजिक आर्थिक लाभों के मध्य भी संतुलन बनाता है। ये निगम के माध्यम से वस्तुओं के मूल्य में कमी कर समाज सेवा कर सकता है। निगमों के माध्यम से सरकार एक आदर्श स्थिति को प्राप्त करती है। वे समाज के कमजोर वर्ग आय के लिए प्रयास कर सकते हैं। बच्चों महिलाओं के सामाजिक आर्थिक हित साधे जा सकते हैं। इससे सरकारी क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र जिस दिशा में सक्रिय होते हैं। फिर आता है राजनीतिक दबाव से मुक्ति। राजनीतिक दबाव से मुक्ति का होता है कि लोक निगम राजनीतिक दबाव से हमेशा मुक्त रहते हैं। इनके संचालन एवं प्रबंध की व्यवस्था विभागों से अलग होती है। सामान्यतः विभागों में देखा जाता है कि वहाँ मंत्री अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए निर्देश देने दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव निगमों में नहीं दिखाई पड़ता है। कार्यकुशलता। कार्यकुशलता में लोक निगम में बिना दबाव के लक्ष्यों को पाने का प्रयास किया जाता है। बिना दबाव के, दबाव नहीं रहता है फिर भी यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इसके साथ प्रबंध तंत्र बिना किसी हस्तक्षेप के योग्य अनुभवी और कुशल लोगों को शामिल करती है। इन सब से कुशलता में वृद्धि होती है। फिर आता है लोक निगम में क्या दोष हैं, क्या दोष दिखाई पड़ते हैं। जैसे सरकार एवं निगमों में क्षेत्राधिकार की समस्या। दोष क्या है, सरकार एवं निगमों में क्षेत्राधिकार की समस्या का यह दोष है। जैसे लोक निगमों की यह प्रमुख समस्या है। प्रायः यह देखा जाता है कि सरकार एवं निगमों के बीच क्षेत्राधिकार को लेकर गतिरोध एवं टकराव उत्पन्न हो जाता है।
हमेशा सरकार निगमों के कार्य संचालन एवं नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करती है, यह इसका मुख्य दोष है। फिर आता है उपयोग केवल औद्योगिक व्यापारी हितों में। दोष क्या है इसका कि इसका उपयोग केवल औद्योगिक एवं व्यापारी हितों में किया जाता है। यह सत्य है कि निगम के द्वारा अधिक स्वतंत्रता, अधिक आज़ादी से लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु यह तथ्य भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि यह तथ्य रखना आवश्यक हो जाता है कि इसमें क्या होता है कि इस कुशल शासन का लाभ केवल आर्थिक क्षेत्र में लिया जाता है, इसका सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्र में कोई लेना देना नहीं होता है। यह इसकी एक कमी है। फिर आता है मनमानी तथा धन के अपव्यय का भय। हमेशा मनमानी और धन का अपव्यय इसमें हो जाता है। लोक निगम का संगठन अधिक स्वायत्तता कुशलता के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया है, परंतु कुछ मामलों में यह पाया गया है कि निगमों में कठोर विधायी एवं कार्यपालिका के नियंत्रण के अभाव में मनमानी एवं धन का अपव्यय किया जाता है। यह इस व्यवस्था का प्रमुख दोष है। संचालक मंडल में नौकरशाही का बोलबाला। अब क्या होता है इसमें दोष में कि जो हाल में वर्षों में यह पाया गया है कि लोक निगमों के संचालक मंडल में नौकरशाही का प्रवेश हो गया है। कतिपय यही कारण है कि जिन बुराइयों को दूर करने के लिए निगम अस्तित्व में आया है, वही बुराइयां उसमें नौकरशाही के माध्यम से पनप गई हैं। जिसके इसके अस्तित्व में इसको लाया गया और वही इसकी बुराई बन गई। आज निगमों में फिजूल खर्ची, लाल फीताशाही जैसी बुराइयां तेजी से फैल रही हैं। उद्देश्य एवं नीतियों पर कार्यपालिका का दखल। प्रायः देखा जाता है कि निगम स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता को लेकर अस्तित्व में आए, परंतु वास्तव में एन प्रकरण कार्यपालिका ने अपना प्रभाव एवं नियंत्रण निगमों पर स्थापित कर दिया है और स्थापित इसमें कर भी लिया है। उद्देश्य एवं नीतियों पर उसका नियंत्रण दिनों दिन मजबूत होता जाता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे दोष हैं जिसमें इसकी बुराई भी देखी जा सकती है। तो आइए दोस्तों, आज हमने लाभ और दोष दोनों लोक निगम में पढ़ाए हैं। क्या इनसे लाभ मिलते हैं और क्या इनके दोष हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।